चलिए सरकारी खरीद फरोख्त की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां दांव पर करोड़ों रुपए लगे होते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सड़कों और पुलों से लेके हमारे रक्षा उपकरणों तक हर चीज पर असर डालती है। तो इसको समझना एक तरह से ये समझना है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है। तो ये जो करोड़ों रुपए के सरकारी ठेके हैं, ये दिए कैसे जाते हैं? और सबसे जरूरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में टैक्स पेयर्स के पैसे को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि सब कुछ निष्पक्ष हो, क्वालिटी अच्छी मिले और जवाबदेही तय हो सके। तो चलिए इस पूरी यात्रा को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बोली कैसे लगती है, यानी तकनीक बनाम कीमत का खेल। फिर बात करेंगे उन डिपॉजिट्स की जो ये साबित करते हैं कि कौन कितना सीरियस है। इसके बाद हम देखेंगे कि फाइनल फैसला कैसे होता है और आखिर में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद क्या होता है। अब पब्लिक टेंडरिंग में जो सबसे बड़ी चुनौती आती है ना, वो यही है। एक तरफ है क्वालिटी यानी तकनीकी समाधान और दूसरी तरफ है उसकी कीमत। दोनों का सही सही और निष्पक्ष मूल्यांकन करना। सोचिए, अगर सिर्फ सबसे सस्ती चीज पर चले गए तो क्वालिटी का क्या होगा? उससे तो समझौता हो सकता है ना? तो सवाल यह है कि सिस्टम इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। अच्छा, इसका हल निकाला गया है इन दो सिस्टम से। दोनों का एक ही मकसद है, कीमत को टेक्नोलॉजी से अलग रखना। पहले 2 पैकेट सिस्टम को देखिए। इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड दोनों एक साथ जमा हो जाती हैं। लेकिन फाइनेंशियल बिड यानी कीमत वाला लिफाफा तभी खोला जाता है जब टेक्निकल बिड पास हो जाए। अब दूसरा है 2 बिड सिस्टम। ये तो एक कदम और आगे है। इसमें पहले सिर्फ टेक्निकल बिड मंगाई जाती है और जो लोग टेक्निकली पास हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं से कहा जाता है कि ठीक है, अब आप अपनी कीमत बताइए। तो मतलब फोकस पहले क्वालिटी पर है, कीमत बाद में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है, सिस्टम ये कैसे पक्का करता है कि जो भी कंपनी बोली लगा रही है वो वाकई में काम को लेकर सीरियस है और उसमें काम पूरा करने की क्षमता भी है? यहीं पर एंट्री होती है फाइनेंशियल डिपॉजिट्स की। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे घर किराए पर लेते समय बयाना देते हैं ना, ये दिखाने के लिए कि हम सच में घर लेना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही होती है बयाना जमा राशि यानी ईएमडी। ये एक तरह की गारंटी है कि बोली लगाने वाली कंपनी मजाक नहीं कर रही, वो सच में काम करने का इरादा रखती है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता है, ईएमडी भी बढ़ती जाती है। अगर टेंडर 25 लाख से 50 करोड़ के बीच का है तो वैल्यू का 2% तक, और अगर 50 करोड़ से भी बड़ा प्रोजेक्ट है तो ईएमडी सीधे 50 लाख रुपए हो जाती है। अब इतनी बड़ी रकम वही लगाएगा जो सच में काम को लेकर सीरियस हो, है ना? ये अगंभीर लोगों को पहले ही बाहर कर देता है। अच्छा, ये तो हुई पहली सीढ़ी। अब आता है अगला लेवल, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट या एसडी। ईएमडी तो हर किसी को देनी पड़ती है जो बोली लगा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ उस कंपनी को देना होता है जो टेंडर जीत जाती है। ये एक तरह की परफॉर्मेंस गारंटी है कि भाई अब आपने ठेका जीत लिया है तो आप काम को वादे के मुताबिक पूरा भी करेंगे। और यहां देखिए, दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट ईएमडी से भी ज्यादा होता है। 25 लाख से 50 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए ये वैल्यू का 5% तक हो सकता है। और अगर प्रोजेक्ट 50 करोड़ से ऊपर का है तो सोचिए, एसडी 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। मतलब सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि काम में कोई गड़बड़ ना हो। तो बोली लग गई, डिपॉजिट जमा हो गए। अब आता है सबसे अहम पड़ाव, वो आखिरी फैसला। आखिर ये तय कौन करता है कि करोड़ों का ये ठेका किसे मिलेगा? देखिए, यहां एक बहुत जरूरी नियम है। अगर कोई भी टेंडर 50 लाख रुपए से ज्यादा का है तो उसका फैसला कोई एक इंसान नहीं ले सकता। इसके लिए एक खास टेंडर कमेटी बनाई जाती है। ये नियम इसलिए है ताकि फैसला निष्पक्ष हो और किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर न रहे। और ये कमेटी भी कोई छोटी मोटी नहीं होती। आप इस टेबल में देखिए, जैसे जैसे टेंडर की कीमत बढ़ती है, कमेटी में बैठने वाले अधिकारियों की सीनियरिटी भी बढ़ती जाती है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामलों में जेएजी लेवल के अधिकारी होते हैं, लेकिन जैसे ही मामला 10 करोड़ से ऊपर जाता है, कमेटी में विभाग के हेड यानी पीएचओडी और एसएजी लेवल के सीनियर अधिकारी आ जाते हैं। मतलब जितना बड़ा प्रोजेक्ट, उतने ही बड़े और अनुभवी लोग फैसला लेते हैं। तो इस कमेटी में होता क्या है? असल में ये 3 अलग अलग नजरियों का संगम है। एक होता है टेक्निकल मेंबर, जो ये देखता है कि क्या ये चीज टेक्निकली सही है। दूसरा होता है फाइनेंस मेंबर, जो ये परखता है कि क्या इसकी कीमत ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है।
और तीसरा होता है स्टोर्स मेंबर, जो एक तरह से पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। तो हर एंगल से जांच होती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो टेक्निकली सबसे अच्छा हो और जिसकी कीमत सबसे कम हो वही जीत जाए। जी हाँ, कई बार सरकार की कुछ खास नीतियां भी फाइनल फैसले पर असर डाल सकती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेक इन इंडिया पॉलिसी। इस पॉलिसी का मकसद है देश में बने सामान को बढ़ावा देना। इसके तहत फर्म्स को इस आधार पर बांटा जाता है कि उनके प्रोडक्ट में कितना लोकल कंटेंट है। कई बार तो कुछ टेंडर्स सिर्फ उन कंपनियों के लिए होते हैं जिनमें 50% से ज्यादा लोकल कंटेंट हो। और एक और दिलचस्प बात, मान लीजिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी विदेशी है और दूसरे नंबर पर एक मेक इन इंडिया कंपनी है जिसकी कीमत 20% के अंदर है, तो उस इंडियन कंपनी को मौका दिया जा सकता है कि वो सबसे कम कीमत को मैच करके आधा कॉन्ट्रैक्ट ले ले। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में ठेका जीतना तो सिर्फ शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है और सिस्टम ये पक्का करता है कि जवाबदेही बनी रहे। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, वो एक बहुत ही सीरियस लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। क्या सामान या सर्विस देनी है, उसकी कीमत क्या होगी, काम कितने समय में पूरा करना है, और सबसे ज़रूरी, अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो क्या पेनल्टी लगेगी। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर। पर बात सिर्फ खरीदने तक की नहीं है। जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि जो सामान खरीदा गया है उसे सही तरीके से मैनेज भी किया जाए। इसी को कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना सही तरीके से खरीदना। और इसे मैनेज करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसे ABC एनालिसिस कहते हैं। यहां देखिए ये कितना दिलचस्प है। कैटेगरी A में सिर्फ 10% आइटम है, लेकिन उनकी कीमत कुल वैल्यू का 70% है। दूसरी तरफ कैटेगरी C में 80% आइटम है, लेकिन उनकी कीमत सिर्फ 10% है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि हमें अपना सबसे ज्यादा ध्यान और कंट्रोल उन 10% कीमती आइटम्स पर रखना है। तो हमने पूरी प्रक्रिया को देखा, बोलियों को अलग करने से लेकर डिपॉजिट्स और एक्सपर्ट कमेटियों तक। ये पूरा तामझाम सिर्फ इसलिए है ताकि निष्पक्षता और जवाबदेही बनी रहे। पर आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये इतने जटिल प्रोसेस, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और स्पीड, इन तीनों के बीच सही बैलेंस बना पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।